चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर ये है कि बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जुलाई के महीने में पाम तेल का इंपोर्ट हमारा करीब करीब 10% घटा है, ये इंडस्ट्री का अनुमान है। जबकि सोया तेल का इंपोर्ट 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब इसकी वजह क्या है, त्योहारों पर सप्लाई कैसी रहने वाली है, इंपोर्ट के ये आंकड़े क्या कहलाते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो यही कि हम आमतौर पे सबसे ज़्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हो ये रहा है कि पाम तेल का इंपोर्ट थोड़ा घट गया और सोया तेल का बढ़ गया। ये क्यों हुआ? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि जो अगर आप देखेंगे पिछले 9 महीनों में पाम का स्प्रेड सोया से $175 ऊपर चला गया था। अब वो घट के $50 नीचे आया, तो इंडिया ने अपना इंपोर्ट बढ़ाया। पिछले 9 महीने का अगर आप इस ऑयल ईयर का एक इंपोर्ट के डाटा देखेंगे तो सोया का इंपोर्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया, सन का इंपोर्ट करीब 7 लाख से कम हो गया, और पाम का इंपोर्ट एक सिग्निफिकेंटली 16 लाख मेट्रिक टन से कम हो गया। इसका कई रीजन है, बिकॉज मेन रीजन तो प्राइस स्प्रेड है सोया और पाम के बीच का। साथ में अगर आप देखें, आने वाले दिनों में त्योहार के लिए हमको काफी सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। एक पीक डिमांड मंथ है, 3-4 महीने और आगे इस डिमांड मंथ में पाम लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मार्जिन नेगेटिव है। नेगेटिव मार्जिन बने होने कारण इंडियन इंपोर्टर्स उतना ले नहीं रहे हैं जितना लेना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि सस्ता तेल अभी भी नेपाल से आ रहा है, और ये लगता है हमको कि अभी आता रहेगा आने वाले दिनों में भी। करीब 70-80 हजार मेट्रिक टन पर मंथ आ रहा है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण, अगर जुलाई की अगर इंपोर्ट के डाटा देखें हम कंपेयर टू जून से, तो 1 लाख मेट्रिक टन करीब कम आया, जो तक 10% होता है। एक कांडला के कारण 7 से 12 दिन का एक वेटिंग टाइम था, उससे 2 से 2.5 लाख मेट्रिक टन के शिपमेंट जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं वो अगस्त में आएंगे, जो जुलाई में ना आ पाए। वेटिंग टाइम उनका काफी ज्यादा था, अभी वेटिंग टाइम कुछ कम हुआ है। अच्छा। फिर भी लगता है कि हमको जो अगस्त के नंबर हम देख रहे थे कि इंडिया को 8 से 9 लाख मीटर टन तेल की जो पाम तेल की जरूरत पड़ेगी, वह कुछ कारण से इतना लगता नहीं है। वो 6 से 7 लाख या 7 से 7.5 लाख राइट फिगर लगता है मुझको, वहां तक आएगा। फिर भी कम, एवरेज से कम लगता है, लास्ट 2 महीने के एवरेज से और भी कम लगता है। उसका जैसे मैंने रीजन बताया, एक तो नेगेटिव मार्जिन था, नेपाल से इंपोर्ट था, और तीसरी चीज है कि वहां पर अभी नेक्स्ट मंथ में एक एक्सपोर्ट लेवी और एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, जिसके बारे में जिसकी संभावना हम आगे जाके 15-17 तारीख के बाद में क्लियर पिक्चर बन जाएगी। अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो तकरीबन बढ़ती है तो $50 से बढ़ जाएगी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वहां के लोगों को पुश करने का। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी नहीं बढ़ती है, ये होता है एक टैक्स ब्रैकेट्स के बेस पे होता है। टैक्स ब्रैकेट के रेट के हिसाब से एज ऑन डेट ऑलमोस्ट 50-50% चांस है कि एक्सपोर्ट लेवी बढ़े, वहां पर एक्सपोर्ट टैक्स बढ़े। अच्छा। और अगर वो नहीं बढ़ता है तो लोग थोड़ा सा ओरिजिनेशन में मलेशिया इंडोनेशिया में लोग सेल्विश आपको उतने दिखने में नहीं आएंगे। अच्छा। अगर आपको, जी हाँ, क्योंकि अगर बढ़ने के चांस रहेंगे तो वो पुश कर देंगे, अब लेकिन बढ़ने के लेकिन चांस एक बात, नहीं लेकिन रहेंगे एक, तो होल्ड कर जाएंगे वो लोग। हाँ, एक बात आशीष जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आप जरा बताइए, चूंकि बीच में हुआ ये कि पाम तेल के दाम बहुत बढ़ गए। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि क्रूड पाम तेल की सप्लाई थोड़ी टाइट है, इंडिया को हो सकता है कि रिफाइंड पाम तेल के इंपोर्ट पर शिफ्ट करना पड़े। ऐसी स्थिति है क्या? रिफाइन के तो चांसेस कम लगते हैं बिकॉज ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर, करंट ड्यूटी स्ट्रक्चर में। लेकिन ये बात सही है, इंडिया को सीपीओ पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और अब आप देखें, पहले हम लग रहा था कि जिस हिसाब से प्रोडक्शन आ रहा था उससे लग रहा था 2.5-2.6 मिलियन मेट्रिक टन के एंड स्टॉक हो जाएंगे अगले 2-3 महीने में। प्रोडक्शन मंथ है, 2-3 महीने प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद सीजनिटी से प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। यही 2-3 महीने इंडिया का भी पीक इंपोर्ट होता है। ओके। तो हायर प्रोडक्शन और हायर इंपोर्ट की दोनों कहानी बनी हुई है। हाँ हाँ। बाकी दूसरे डेस्टिनेशन जैसे बात करें, चाइना बात करें, मिडिल ईस्ट बात करें, अफ्रीका में, ये इनके डिमांड सप्लाई बिल्कुल स्टेगनेंट है, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। हाँ। बट अगर तो इंडिया का जो थोड़ा सा भी 2-3 लाख मीटर कम लेता है, तो उसके कारण वहां के स्टॉक बढ़ने के ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वही हो रहा है। पाम इंपोर्ट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी हो रहे हैं क्या, कैंसिल भी हो रहे हैं क्या? जी हाँ, ये एक बहुत ही अनोखी चीज पिछले 1 साल से शुरू हुई है, जहां इंडियन इंपोर्टर्स एक इंपोर्टर कम ट्रेडर बन गए हैं,
इंडिया इंपोर्ट लॉबी है, जिसमें लगता है उनको $25-30 का मुनाफा हो गया, अच्छा। और ये हम उसको मुनाफा लेके वापस से री एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही एक यूनिक मार्केट में डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पर लोकल में कोई भी ऐसा हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट टूल नहीं है जिसमें हम अगर मुनाफा लेना चाहे तो मुनाफा ले लें, सप्लाई सोर्स को सिक्योर करना चाहे तो कर लें। तो इम्पोर्टर्स ने और सप्लायर्स ने ऐसा एक मॉडल निकाला है जिसमें अगर आपको कुछ उसमें कुछ ही इम्पोर्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ ही एक्सपोर्टर भी पार्टिसिपेट, हर कोई कर नहीं रहा है, रियल एंड यूजर तो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक परंपरा जैसी बन रही है और ये आगे आगे जाके बनी रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि इम्पोर्टर मतलब इम्पोर्टर जो है वो ट्रेडर की भूमिका में आ गए हैं, तो थोड़ा मुनाफा जी मिलता है तो फिर वो डाइवर्ट कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब एक सवाल ये कि आप जी लोगों ने हाल के दिनों में अपना जो बाइंग का जो आपका मतलब जरिया था उसको भी चेंज किया, उस पैटर्न को भी चेंज किया है। हाल ही में ये खबर आई कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने चाइना से सोया तेल का इंपोर्ट किया साउथ अमेरिका की जगह। ये ट्रेंड भी आपको कंटिन्यू दिख रहा है अभी आगे? एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। चाइना ने बहुत ज्यादा बीन्स खरीदे हैं, उनके क्रश मार्जिन कम थे और उनको ऑयल का आउटलेट नहीं मिल रहा था। अगर वो लॉकिंग करते थे तो उनको लॉकिंग करने के लिए उनको ऑयल बेचना जरूरी था। उनके पोर्ट के स्टॉक 1.2 मिलियन मेट्रिक टन के हो गए। तो तकरीबन मेरे हिसाब से करीब 1,20,000 मेट्रिक टन के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी संभावना आगे जाके 2 लाख मीटर, टोटल 2 लाख मीटर होने की है। तो चाइना एक इमर्जिंग एज ए न्यू सप्लायर, क्योंकि वहाँ की उनकी जो कॉस्ट है और उनकी फ्रेट कॉस्ट है वो तकरीबन $15 से $20 सस्ती पड़ती है। इंडियंस को भी फायदा है, उनको सस्ता तेल मिल रहा है सेम क्वालिटी का। और अभी आप देखें तो यहाँ से नॉट ओनली चाइना बट इराक से कंटिन्यू आ रहा है। आपका नेपाल से मैंने जैसे बताया आपको तकरीबन 8 लाख मीटर टन आएगा इस साल, सभी ऑयल मिलाकर। और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रहा है। नेपाल एक अलग सप्लाई सोर्स बन गया है। साथ में हमारा कभी हमारा वियतनाम से आता है, कभी हमारा थाईलैंड से आता है। तो काफी नए सोर्स जो डेवलप हो रहे हैं बीन ऑयल सप्लाई के लिए। तो डिपेंडेंसी मैं बोलूंगा रशिया यूक्रेन से भी बहुत बीन ऑयल आ रहा है, तकरीबन 30 से 40 हजार मेट्रिक टन पर मंथ का। डिपेंडेंसी अब 100% अर्जेंटीना और ब्राजील के ऊपर नहीं रह गई है। वहाँ के डायनामिक्स थोड़ा डिफरेंट है और इसलिए ये 4-5 कंट्रीज जैसे मैंने आपको हाँ, बताया, इससे जी इंपोर्ट जी, अभी शुरू हो गया है। ये अच्छा ही है कि भाई अलग अलग सोर्स से हम इंपोर्ट करें, किसी एक देश की मोनोपोली ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग आप अल्टरनेट मार्केट ढूंढते रहिए। ठीक है, अच्छा है मार्केट के इंटरेस्ट में आशीष जी। बहुत ही अच्छा है। हमको डिपेंडेंसी एज ए सप्लाई चेन बनाने के लिए किसी भी डिपेंडेंसी एक ही कंट्री पे, दो कंट्री पे रहना, उसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा। क्या और हमको नए जी, सोर्स, हमको सप्लाई सोर्स ढूंढना पड़ेंगे और ये बहुत अच्छी बात है इंपोर्टर्स के एग्जैक्टली लिए। ठीक बात है। हमने क्रूड में भी ढूंढा, बेशक ट्रम्प नाराज हो रहे हो, लेकिन भाई इंडिया का बड़ा रोल भी रहा कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड के प्राइस को हम स्टेबलाइज रखें और हर कोई ये फ़ायदा उठाता है। अमेरिका हमें नसीहत देता है, खुद बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है रसिया से पैलेडियम का, यूरेनियम का। अब आप देखिए कि अब ये डबल स्टैंडर्ड है यूएस का कि इंडिया से आपत्ति है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल चीन ने इंपोर्ट किया है। चीन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। इसीलिए इंडिया ने बहुत ही मजबूती से इसका जवाब दिया है और ये बात ठीक है कि ये पैटर्न बाकी कमोडिटीज़ में भी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। आखिरी सवाल शॉर्ट में आंसर चाहूँगा आशीष जी, फेस्टिव सीजन में सप्लाई ठीक रहेगी तेलों की और कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, क्या कहेंगे आप? एक बहुत ही नैरो प्राइस बैंड पे चल रहा है मार्केट, जैसा मैंने अभी आईबीपी की कॉन्फ्रेंस में बताया था। पर विद इन नैरो रेंज में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। सप्लाई चेन की इशू फिलहाल मुझको लगते नहीं है, क्योंकि एम्पल सप्लाई चेन इंडिया ने बीन ऑयल के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं। और हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वेदर भी अभी सोइंग वेदर जो है वो फिलहाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्रॉप को समय पे आने के चांस है। तो सप्लाई अगर अक्टूबर में इंडियन लोकल डोमेस्टिक फ्रेश भी बढ़ जाएगा तो अगले 2-3 महीने तक बीन ऑयल की सप्लाई है, सन की सप्लाई है, पाम की सप्लाई जैसा मैंने बताया आपको, ये घट-बढ़ करने के चांस हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी के जो चेंजेस आएंगे उनको टैक्स ब्रैकेट के कारण वो बढ़ सकती है, घट सकती है, राइट। लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। सप्लाई मुझको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम एक ट्रबलसम प्रॉब्लम होगी, हाँ सफिशिएंट रहेगी। और जरूरत पड़ी तो अभी हमारे पास पाम जो है जी 10-15 जी, दिन में पाम का मटेरियल तो आ ही जाता है वैसे भी। राइट सर। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में एडिबल ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए।